आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या इसेंशियल बातें हैं, क्या क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 36th वीक की तरफ आप बढ़ भी रहे हो ना, 34, 35, 36। ठीक है, तो ये सब के लिए है क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में आपने जो भी करा है, जितना मेहनत करी है, जितना अच्छे से ध्यान रखा है, नाउ द टाइम टू पे ऑफ। ठीक है, ये फाइनल जो वीक्स है ना, इसमें आप कुछ अलग टाइप के टिप्स हैं, सीरियसली कुछ अलग चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और उसको हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो वो सारी टिप्स मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। तो जैसे कि पूरी प्रेगनेंसी आपकी अच्छे से निकली है, ये जो लास्ट के वीक हैं ये भी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। बट वीडियो देखने से पहले प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँ तो अब आपको गिव अप नहीं करना है कि अब मैंने पूरी प्रेगनेंसी अपना काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब नहीं हो पा रहा है। ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड कि 36 वीक में ना बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया होता है, प्रेशर बहुत होता है, थोड़े से काम में हम थक जाते हैं। ठीक है, बार बार हमें सांस फूलती है, टायर्डनेस होती है, तो हमें लगता है कि नहीं अब मैं काम नहीं कर सकती बस। लेकिन यही वो टाइम है जब आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना। यू हैव टू स्टे एक्टिव एट दैट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन होना आपके शरीर में बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तब होता है जब आप एकदम बेड पकड़ के ना बैठ जाओ। ठीक है, अपने घर के नॉर्मल काम करिए, बहुत हैवी काम नहीं करने, जो आप रेगुलर काम करते हो ना वो रेगुलर काम सारे करिए। वॉकिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। अब तक आप जो वॉक करते थे ना, उसको वॉकिंग बढ़ाइए थोड़ा सा। जब आप वॉक करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। तो इस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ है, आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ी देर बैठ के, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लेके वापस अपने काम में लगिए। और वॉकिंग ज़रूर करिए, घर में या पार्क में, जहाँ भी आपकी जगह है। अगर पार्क में नहीं जाना तो छत पे जाके, ठीक है, वॉक करते रहिए। वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि अब आपको ना इस टाइम पे एक्टिव रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एक्टिव रहने के साथ साथ आपको अपने रेस्ट को भी प्रायोरिटाइज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि अब मैंने बोला एक्टिव रहना है, वॉक करना है, तो कंटिन्यूसली वॉक करते रहना है या कंटिन्यूसली घर के काम में लगे रहना है। मुझे ये बात पता है और आपको भी पता है कि आपका शरीर जो है ना अब इस वक्त बहुत जल्दी जल्दी थकेगा, बार बार उसको ना थकान महसूस होगी, सांस चढ़ेगी। तो आपको रेस्ट कर करके काम करना है, शरीर को रेस्ट भी देना है। ठीक है, एनर्जी बहुत जगह पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी है, आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे उसके लिए आपको जो भी काम करने हैं रेस्ट कर करके करने हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा सा सो लीजिए, थोड़ा सा नैप ले लीजिए। मतलब नैप में नहीं, घंटों के लिए सो गए हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। और ये होता है जब आप इसको हैबिट में लाओगे तो बहुत अच्छे से ये होगा कि आधे 1 घंटे को आप रेस्ट लोगे, थोड़ा सा नैप लोगे, उसके बाद उठ के डबल एनर्जी के साथ आप बाकी काम कर सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट भी करते रहिए और अपने घर के काम भी करते हैं। अब इस टाइम पे हमारा जो फूड है ना, जो हमारा खाना है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए इस टाइम पे आके हमारा पेट बहुत बड़ा हो चुका होता है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जैसे आंतें हो गई या पेट का एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें अंदर से बच्चा पुश करता है हमारे पेट के बड़े होने के कारण से, ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। और इस टाइम पे ना डाइजेशन, पाचन क्रिया बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब उतना स्पेस नहीं है हमारे इंटेस्टाइन के पास कि वो उतने अच्छे से खाना पचाए। खाना तो पचाती है बट उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना। तो इस टाइम पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि अब ना आप जो भी खाना खाओ, फ्राइड नहीं खाना, आपको जंक फूड नहीं खाने। ठीक है, बाहर का तला हुआ खाना नहीं खाना, पैकेट फूड्स नहीं खाने, क्योंकि इन सब चीज़ों को पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और इस टाइम पे जब हमारा पेट इतना बड़ा है और अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के पास स्पेस भी कम है, तो अगर हम उसको वो खाना दें जो वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए, तो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो ये सारे खाने आपको पूरे अवॉइड करने हैं जो मैंने बताया। बाहर का खाना, जंक फूड या फ्राइड फूड, किसी भी तरीके का हैवी फूड नहीं देना अपने स्टमक को, क्योंकि हैवी फूड को पचाने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी जगह पर आपको क्या करना है, फ्रूट्स ले सकते हो आप, सैलड लीजिए, ठीक है, सब्जियां खाइए अच्छे से, ठीक है, और चपाती वगैरह खा लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा आपको फोकस करना है कि आप फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा खाइए। ठीक है, अपनी एक बैलेंस डाइट रखिए, जैसे दही खाइए, सलाद ले लीजिए, दाल ले लीजिए। इस तरीके से रोटी लेनी है तो थोड़ा सा पोर्शन रोटी का ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि रोटी खाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हो तो आपके शरीर में उनसे सारे न्यूट्रिशंस भी रहेंगे और आपके पेट को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील भी नहीं होगी, हमारे पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी खाना पचाने में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस वक्त अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्या खाएँ या क्या ना खाएँ। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूँगी कि अब इस टाइम पे ना आपका जो भी सोने का टाइम है, अगर आप 10 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, जो भी सोने का टाइम है, उससे 3 से 4 घंटे पहले लास्ट अपना डिनर करिए। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस वक्त हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। अगर सपोज़ करो आप 10 बजे सोते हो, आपने 9 बजे खाना खाया,
ठीक है, और 10 बजे आप सोने चले गए, तो 1 घंटे पे हमारा खाना पच नहीं सकता और पूरी रात आपको ना एसिड के रिफ्लेक्सेस आएंगे। ठीक है, आपने फील करा होगा ना कभी, एक एसिड हो जाता है, मुंह में एसिड आ जाता है और वो बहुत बुरा होता है कि रात को आपकी आँख खुली, जब आप लेटे हो सो रहे हो, रात को आपकी आँख खुली और एसिड आपके यहाँ तक आ गया। वो क्यों होगा? एसिड रिफ्लेक्सेस क्यों आते हैं लोगों को? क्योंकि उनका जो नाइट का डिनर होता है और जो सोने का टाइम होता है ना, उसके बीच में प्रॉपर गैप नहीं होता, प्लस कोई वॉकिंग या कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे खाना नीचे जाए, वो खाना ऊपर के ऊपर पड़ा रहता है। इम्प्रॉपर डाइजेशन होने की वजह से एसिड रिफ्लेक्सेस बनते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेगनेंसी में सोते वक्त आपको किसी भी तरीके के एसिड रिफ्लेक्सेस ना आए, आपकी नींद बार बार ख़राब ना हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि जो भी आपका सोने का टाइम है उससे 3 घंटे पहले तक आप हैवी फूड, अपना डिनर उससे 3 घंटे पहले तक करिए। अगर आपको भूख लगती है बाद के 3 घंटे में, तो आप फ्लूइड रख लीजिए, कुछ अभी अपना फ्लूइड की डाइट रख लीजिए, पानी पी लीजिए, ठीक है, इन चीज़ों को ले सकते हो आप, जो भी है वो आप देख लीजिए। लेकिन हैवी फूड जो है, प्रॉपर डिनर और सोने में आपका 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर ये गैप मेंटेन नहीं करोगे तो लिख के ले लो, नाइट में आपको ऐसे रिफ्लेक्सेस आएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो रीज़न बिल्कुल क्लियर है ना, जब डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा, आपने कोई टाइम ही नहीं दिया खाने को पचने का, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, चले फिरे नहीं, तो खाना कैसे पचेगा? ठीक है, 1 घंटे में तो नॉर्मल लोगों का खाना भी नहीं पचता है, तो प्रेगनेंसी में तो हमारा डाइजेशन काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर टाइम देना है खाने को पचने के लिए। तो जो भी आपका सोने का टाइम है 10 बजे है ना, तो 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई भी फ्लूइड का आइटम्स ले सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई जूस लेना है, पानी लेना है, वो ले लो, लेकिन खाना मत खाइए। नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि हमको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत हाइड्रेटेड रखना है अपनी बॉडी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी हमको लेना है, मतलब जो भी आप नॉर्मल पानी लेते हो ना, उसका इनटेक आप 4 टाइम्स बढ़ा दीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं पी पाते हो उतना, तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, फ्रेश फ्रूट का जूस पी सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऐड करके अपनी फ्लूइड की क्वांटिटी वो आपको इंक्रीज़ करनी है। अब देखो, जैसे मैं पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, तो हम उस वक्त तो बड़ा कोकोनट वाटर पीना शुरू कर देते हैं, 1-2-3 महीने तक पीते हैं, या फिर जब डिलीवरी होने वाली होती है तो लास्ट के 1-2-3 महीने तक ये सब शुरू कर देते हैं। लेकिन हाइड्रेशन आपकी बॉडी में बना रहे, उसके लिए आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी ये चीज़ फॉलो करनी होती है। सिर्फ 1-2 महीने करने से नहीं होता है। जिस टाइम आपको पता चला उस टाइम से लेकर डिलीवरी के टाइम तक आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। आपको अपनी बॉडी में पानी की जो आवश्यकता है वो हमेशा एक्सेस में रखनी है, क्योंकि पानी आपके बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। आपको पता ही होगा कि जो बच्चा है, जो हमारी गर्भ में रहता है, वॉम में, वो भी एक पानी के अंदर ही रहता है। तो वो पानी 1 या 2 दिन में नहीं बनता। स्टार्टिंग से जब आप पानी की मात्रा अपने शरीर में अच्छा रखते हो तो बच्चे को भी बहुत अच्छा बहुत मतलब क्वांटिटी पानी की अच्छी मिलती है अंदर रहने के लिए, और आपके शरीर में भी हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। एक और पॉइंट होता है कि जब आप हाइड्रेटेड रहते हो, उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं को लास्ट में डिलीवरी के टाइम से कुछ टाइम पहले में ना स्वेलिंग आने लग जाती है, पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग। तो ये स्वेलिंग क्यों होती है? ये स्वेलिंग भी ज़्यादातर उन महिलाओं को होती है जिनके शरीर में पानी की कमी होती है। अगर आपने अपने फर्स्ट मंथ से हाइड्रेशन बना के रखा है तो आप ये बिल्कुल नोटिस कर सकते हो कि आपको वो स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनके शरीर में पानी की कमी है। और अगर थोड़ी बहुत स्वेलिंग हुई भी तो उससे आपको किसी भी तरीके का पेन या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उन लेडीज़ को होती है। तो अगर आप चाहते हो कि वो स्वेलिंग वाला पार्ट ना हो, वो स्वेलिंग वाला फेस ना फेस करना पड़े आपको, तो उसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहना है पूरा। ठीक है, और अगेन अगर आप पानी नहीं पी सकते तो अलग अलग तरीके के फ्लूइड लीजिए, लेकिन आपके शरीर में पानी जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारे टिप्स आपको अपने 36 वीक के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, अगर ऐसा आपको लगा कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी उससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, जो भी पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा, जिसमें भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या जो भी आपको लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वीडियो का, जो भी चीज़ है प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।